तो हाँ सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिल लुथरा। और आज जो वीडियो है वो स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए है। तो भाई आज हमारे साथ जो बंदा है वो है हार्दिक बंसल। और भाई इनके खुद के 95% थे और इनके भी इसी साल पास आउट हुए, ये मेरे स्कूल से ही पास आउट है। और तो भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा मैं हार्दिक 95% के लिए आपको। थैंक यू हर्षित भाई। उसके बाद भाई सबसे पहले कैसा लग रहा है हार्दिक, मतलब बच्चों को आप अपनी वो बता रहे हो, स्ट्रेटेजीज बता रहे हो। और मतलब मेरा जब कॉल आया तो आपको कैसा लग रहा था? मेरे को तो हर्षित भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई एक तो हर्षित भाई से बात भी हो जाएगी इसी मारे, और अपना एक्सपीरियंस मैं हर्षित के मीडियम से बच्चों तक पहुंचा भी सकता हूँ, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच हार्दिक यहाँ आने के लिए। उसके बाद यार सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है और वो सभी स्ट्रीम्स के लिए होता है वो ये यार कि सिलेबस कंप्लीशन कब तक हो जाना चाहिए बच्चों का, कॉमर्स हो या नॉन मेडिकल हो, तो कब तक हो जाना चाहिए? देखो नॉन मेडिकल का या मेडिकल का तो मेरे को कोई आइडिया है नहीं। मैं हम्म। कॉमर्स पढ़ रखी है तो मैं कॉमर्स का बता सकता हूँ। हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से जो सिलेबस है वो एक्चुअली बच्चों पे डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी सिलेबस कर सकते हैं अपना पूरा। हम्म। सिलेबस करके उसमें दो चीजें आती है, या तो आप सिलेबस करने के बाद रिवीजन अच्छे से करो लगातार, या फिर हम्म। आप सिलेबस करते करते रिवीजन करो अपने अच्छे से। नहीं तो ये फिर दो चीज मतलब, आती है। हाँ ये तो ठीक है आपकी बात, मतलब एक होता है ना कि भाई दिसंबर तक तो सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, उसके बाद रिवीजन जरूरी है। हाँ हाँ। तो तो हाँ दिसंबर, मिड दिसंबर तक हो जाना मतलब चाहिए सिलेबस आपका। और जैसे ये होता है कि नॉन मेडिकल में खुद का एक्सपीरियंस है जैसे मेरा कि रिवीजन मैटर करती है। तो कॉमर्स में कम से कम कितने रिवीजन लगने चाहिए इस टाइम तक कि बच्चे एक अच्छा स्कोर कर सके 95 तक, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है। अगर रिवीजन का पूछे तो मैं कहूंगा आप जितनी रिवीजन करो, जितनी बार भी आप रिवीजन करो उतनी बार कम है। क्योंकि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसमें अकाउंट्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें हम्म। न्यूमेरिकल पार्ट काफी ज्यादा है। तो आपका ना गलत होने के या कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। हम्म। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। अच्छा, और ये सैंपल पेपर्स का क्या मैटर होता है कि भाई मतलब सैंपल पेपर्स करना जरूरी होते हैं कि मतलब नहीं, ऐसा कुछ है? हाँ, अगर आपने पूरी अच्छी तैयारी कर ली अपनी, उसके बाद हम्म। आपका कल मान लो बोर्ड पेपर है और आप बिना सैंपल पेपर के बोर्ड पेपर में चले गए, हम्म। तो मैं लिख के देता हूँ गारंटी, उस बंदे के 100 में से मैक्सिमम 60, 65, 70, 60 या 70 के आसपास रहेंगे। जो अच्छा, सैंपल पेपर होते हैं वो करने बहुत जरूरी है। मतलब उससे फिर भी हमें एक तो हाँ आइडिया लगता है, हाँ हाँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। हमें आइडिया मिलता है भाई। हाँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, पेपर हम्म। कितनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन कितनी देर के लिए करनी चाहिए। तो आपको पूरा एक हिसाब मिल जाता है, भाई आपका बोर्ड पेपर है, ऐसे करना है आपको। और मतलब फिर भी एक वो हो जाता है ना कि 7 सैंपल पेपर करने जरूरी है या 10 करने जरूरी है, तो कितने मतलब आपके हिसाब से कितने, मतलब मिनिमम छह ऐसा सात तो कोई होने चाहिए? काउंटिंग नहीं है, लेकिन मिनिमम मिनिमम से मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के कम से कम भी 10 से 20 सैंपल पेपर तो करने ही चाहिए, कम से कम। मतलब 10 सैंपल पेपर करने जरूरी है? आपको कम से कम 15 तो करने ही करने हैं, 15 तो हम्म। हाँ। हम्म। 10 10 से 15 तो करने ही करने हैं। तो एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कम से बच्चों कम। का, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि भाई पेपर ही कंप्लीट नहीं होता अकाउंट्स का। तो ऐसा क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है कि क्या है ये? मैं बताऊं तो मेरा भी जो बोर्ड पेपर था वो भी पूरे 3 घंटे में ना 1 मिनट पहले कंप्लीट हुआ था मेरा ये पेपर, जिसमें मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी अकाउंट्स की। कि मतलब पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो क्या? ऐसा क्या है अकाउंट ज्यादा लेंथी हो जाती है? हाँ, तो अकाउंट्स लेंथी बस इसलिए हो जाती है भाई, आपका उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, या फिर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस ना कर रखी हो। तो इसलिए कहते हैं जब भी पेपर में जाओ तो सैम्पल पेपर करके जाने से ज्यादा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और पेपर ना छूटे आपका। तो सुन लिया भाई कॉमर्स वालों, सैंपल पेपर करने जरूरी है। तो कभी ऐसे छोड़ के चले जाओ और 60 65 नंबर लेके घूम रहे हो। अच्छा, एक ये कुछ चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक आते हैं वो करने जरूरी हम्म। होते हैं, जैसे ओसवाल है या अरिहंत है, वो मैटर करते हैं? सबसे जरूरी तो मैं कहता हूँ, सबसे जरूरी तो वही है। क्योंकि क्या होता है, आपने एक बार मान लो पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हम्म। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे ना, आप रिवीजन हम्म। सीधा सैंपल पेपर जाके नहीं कर सकते। आपको हम्म। पहले हर चैप्टर के ना क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सिंगल सिंगल चैप्टर के। उसके बाद सिंगल सिंगल चैप्टर के आपको टेस्ट देने पड़ेंगे अपनी ट्यूशन पे, या फिर आप अगर आप ट्यूशन नहीं भी जाते तो अपने आप ही।
हाँ वो तो है। तो उसी से आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। अच्छा, एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैटर करते हैं? प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रीवियस 5 साल के पेपर कम से कम आपको सॉल्व करने हैं, अगर बोर्ड के लिए जा रहे हो आप। हाँ, तो भाई कॉमर्स वालों क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ देना। अब ये क्योंकि बोल रहे हैं ऐसा भाई। होता है बहुत बार। हाँ, क्योंकि ना जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है वही वाले रिपीट हो जाते हैं पिछले 5 साल के। हम्म एक आधा कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चांसेस हम्म काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके। हम्म। तो और एक यार ये हो जाता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं करती, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? सबसे ज़्यादा हम सबको जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यही है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती आखिरी में जाके। हाँ, तो तो फिर वो क्या? इसका हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इसके सिर्फ 2 ही कारण हैं। हम्म एक तो कोई आपका मैथमेटिकल दिक्कत हो जाए, हाँ मतलब आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हाँ हाँ या फिर आपने कोई चीज़ लिखनी है, वो आप लिखना भूल गए। हाँ। तो इसके लिए तो मैं आपको यही राय दूँगा, क्या करो, आप क्वेश्चन है ना, आपने हम्म एनपीओ क्वेश्चन कर रहे हो आप मान लो, हम्म तो हम्म, उसमें सारे अकाउंट्स पहले बना लो और उसमें स्पेस छोड़ दो अच्छी खासी। अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन का पहला स्टेप पकड़ो, पहला पॉइंट जो हम्म पूछ रहा है, हम्म साथ-साथ ना जो पॉइंट जिसके अंदर आता रहेगा ना जिस भी अकाउंट में, उसको हम्म। डालते रहो साथ-साथ, ताकि वो बाद में दिक्कत ना होए, हम भूल ना जाए, भई ये रह गया। तो ये अच्छा। क्लियर हो गया, उसके बाद हाँ आपकी कैलकुलेशन रह गई बस। वो जितनी प्रैक्टिस करोगे, हाँ उससे हाँ। होएगा सही वो कैलकुलेशन का काम। अच्छा, एक यार ये होता है जैसे बच्चे ना रिवीजन जब कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर्स हुँ। का यूज करते हैं। तो ये कैलकुलेटर्स का वो करो कि भाई कैलकुलेटर्स यूज ना करें, कुछ को अपनी वो बताओ इनको भी। देखो, कैलकुलेटर हम सब इसलिए यूज़ करते हैं, भई हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी नहीं मिट जाए, हमें सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेकार चीज़ है कैलकुलेटर। क्योंकि अगर आपकी अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी ना विदाउट कैलकुलेटर, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशंस करने में। जैसे मेरी हम्म कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, तो हम्म मेरे को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो सिंपल हम्म, सिंपल टर्म्स होती है। हाँ हाँ। कोई भी इक्वेशन होती है तो। बड़ी चीज़ों में अगर अकाउंट्स का चीज़ है, तो बड़ी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करता कैलकुलेटर, क्योंकि वो आगे जाके मेरे को फिर नुकसान देगी। तो हम्म। मैं तो स्टार्टिंग से हैबिट डाल रखी थी, कॉपी पेन पे ही करता था मैं तो। हाँ भाई, तो कैलकुलेटर का यूज मत करना। अच्छा, क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एक हुँ। बच्चे करते हैं, बहुत सारी बुक लेते हैं, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, तो कौन सी बुक सबसे अच्छी है? मतलब थ्योरी के लिए कौन सी बुक है या तो क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस? ही अच्छी है, सारी अच्छी जो भी आपके स्कूल में लगवा रखी हो, आप उसको अच्छे से कर लो, या आप ट्यूशन पे जाते हो, जो ट्यूशन वाली मैम ने रिकमेंड करी हो, उसको कर लो। बुक तो सारी एक जैसी हैं, सब में सेम क्वेश्चन है, उसी की बस हम्म वो हटा देते हैं। किसी की फिगर चेंज कर देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। बुक हम्म। तो सारी बढ़िया है, कोई भी ले सकते हो। नहीं, एक होता है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीके गोयल बहुत बढ़िया है। ये है डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। हाँ जो जी। टीएस ग्रेवाल है, वो थोड़ी कहते हैं टफ होती है डीके गोयल से। मैंने हम्म जब खुद करी थी, तो टीएस ग्रेवाल थोड़ी-सी टफ थी और हम्म उसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी थे। और हम्म। डीके गोयल एज़ कंपेयर टू टीएस ग्रेवाल थोड़ी-सी ईज़ी है। ओके। और जैसे अब ये बिजनेस स्टडीज की बात कर लें हम, तो एक ये होता है कि हाँ, केस स्टडीज होती हैं बहुत सारी और बच्चों को समझ नहीं आता कि ये आ क्या रहा है ये। तो ये ऐसा क्या हाँ। चाहते हैं मतलब कि केस स्टडीज कैसे हो बच्चे की और अच्छे से स्कोर कर ले बीएसटी में? सबसे आसान बिज़नेस स्टडीज़ में केस स्टडी है और कुछ है ही नहीं बिज़नेस स्टडी में, सबसे आसान। तो सब और बच्चे कहते हैं उसमें कि समझ क्या नहीं करना आती। है, हाँ। मैं बताता हूँ उसका। केस स्टडी में होता क्या है, आप मान लो टॉपिक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब टॉपिक्स है आपके, चैप्टर्स है ये वाले 12th हम्म में। तो हम्म इसी के ऊपर केस स्टडी आ गई मान लो। तो क्या करना है आपको, एक केस स्टडी है, उसको हम्म ना 2-3 बार अच्छे से ना समझ के पढ़ लो। भई वो बोलना क्या चाह रहा है। जब हम्म आपने एक बार वो समझ आ गया वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद ये पढ़ लो क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, आपको अपना क्लियर हो जाएगा। वो प्लानिंग का पूछ रहा है, स्टाफिंग का पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग का पूछ रहा है, तो आराम से आप लिख सकते हो। अच्छा, केस स्टडीज वैसे मतलब अगर केस स्टडीज में अगर कोई दिक्कत ना आए तो कौन सी बुक ढंग से पढ़नी चाहिए, या लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, या कैसे ये बताओ एक बार बच्चों को। केस स्टडी के लिए तो बुक मेरे पास तो पूनम गांधी थी हम्म 12th में, और 11th में हम्म। भी दोनों टाइम पूनम गांधी थी। तो उसमें भी केस स्टडीज़ अच्छी थी, हेल्प करी थी काफ़ी उसने मेरी। अ, और बाकी केस स्टडी के लिए ना आप लाइन टू लाइन एक-एक शब्द का मीनिंग समझ के उसके बाद हम्म आप करा करो, क्योंकि उससे काफ़ी आसानी मिलेगी आपको। हम्म। तो मतलब ये लगा लो कि अगर बुक नहीं पढ़ोगे तो मतलब केस स्टडी आसानी से नहीं होगी। नहीं, 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 बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है
इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये हाँ ह्यूमैनिटीज वाले जी बच्चे भी पूछिए। लेते हैं इकोनॉमिक्स। और मैक्रो बुक जो आई है, और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, तो हाँ उसमें कहते हैं न्यूमेरिकल्स बहुत से होते हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं आप, समथिंग ऐसा कुछ। न्यूमेरिकल उसमें है, मैक्रो में ज्यादा मैक्रो नहीं में। है, हाँ जी, हाँ मतलब जी। थोड़े बहुत हैं। हम्म। लेकिन मैं कहूंगा इतने भी कुछ खास नहीं है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल टी मेरे मेरे पास 12th में टीआर जैन थी बुक, तो हम्म। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने सारे कर रखे थे वाले। तो पेपर में मेरे को ऐसी कुछ खास दिक्कत आई नहीं। हम्म। आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए बस, और कुछ करना ही नहीं आपको। जो क्वेश्चन दे रखो फॉर्मूले के हिसाब से डालते रहो, हो गया आपको क्वेश्चन। अच्छा, इको में सबसे बड़ी वो आती है कि एक लाइन दे देंगे और उसको कहेंगे प्रूफ करो, समथिंग ऐसा कुछ कि हाँ। जैसे मैथ में होता था पहले छोटी क्लासेस में। तो हम्म। इसका कोई वो सॉल्यूशन है कि मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस चीज में, कि प्रूफ ही नहीं होते मैं कुछ। बोलता हूँ इसको, जो आप पूछना चाह रहे हो भाई, एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो हाँ, उसको हम किस वे में लिखे भैया वो अच्छे नंबर, उसमें हमारे फुल नंबर आ जाए, किस हाँ। पैटर्न में लिखे। हम्म। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है भाई, पूछा व्हाट इज दिस, तो हम्म। पहले आप उस चीज को उसका डेफिनेशन लिखो। हम्म। भाई उसकी डेफिनेशन ये है। हम्म। 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन लिखो, और उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है तो आप वो लिख दो। हम्म। उसके बाद क्या करो, अगर उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम से पहले टेबल बनाओ, उसकी टेबल हम्म। के बाद उसका ग्राफ बना दो। हम्म। उसके बाद उस ग्राफ को और उस टेबल को दोनों को नीचे एक्सप्लेन कर दो। हम्म। आपका पक्का गारंटीड, अगर आपने इस वे में लिखा तो आपको फुल नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा। और हाँ, ये होता है कि इकोनॉमिक्स में ना पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, ऐसा भी कुछ वो होता है क्या? पॉइंट टू पॉइंट ये है, अगर आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, उस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा है, क्या आंसर होना चाहिए, तो आप हम्म। पॉइंट टू पॉइंट लिखो। आप फालतू लिखी क्यों रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होएगा। हम्म। अगर आपको कुछ नहीं पता तो फिर आप लिख सकते हो, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो जो भी आपको पता हो लिख दो, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे ही। इंडियन इको जैसे पिछले साल नहीं आ गई थी, 11th वाली बुक 12th में आ हाँ गई थी, तो मतलब बच्चे ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, और कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, क्योंकि वो तो पहले थी नहीं, मतलब इस पिछले साल ही आई थी। तो वो क्या दिक्कत हाँ है कि हाँ। मतलब इंडियन इको को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन इको तो बताऊं तो, जैसे आप 10th में एसएसटी पढ़ते थे ना 10th तक, भाई हम्म। उसको बिल्कुल रट्टा मारना, हाँ, या हाँ। समझ लिया तो उसको बना के लिखना। हमें हम्म। तो स्टार्टिंग से वैसे ही लगता था भाई ये तो हमसे होनेगी नहीं, पर हाँ, ये इन्होंने 12th में क्यों दे दी, बोर्ड की हाँ, क्लास है। हाँ। तो हमने तो लास्ट तक वो ऐसे करी थी, जैसे हम ट्यूशन जाते थे इंडियन इकोनॉमिक्स की। मैं हम्म। तो उसमें हमने कैसे करा था सिस्टम, मान लो पहला चैप्टर समझाया मैम ने, हम्म। उसके बाद क्या करा, घर पे आके उस चैप्टर को पढ़ा। उसके हम्म। बाद ना उस चैप्टर के नोट्स बना लिए हमने। हम्म। उस चैप्टर के नोट्स बना लिए, ऐसे सभी चैप्टर से करते रहे, वहां से हम्म। समझा, घर पे आके पढ़ा, ताकि हमें समझ भी आ गया, हमने नोट्स बना लिए। उसके हम्म। बाद जब भी ट्यूशन पे इसका टेस्ट होता था या हमें स्कूल में पेपर देने जाना होता था, तो जो नोट्स बना रखे हैं एक बार उसको पढ़ लिया बस। हम्म। वो लर्न हो, समझ आ चुका था पहले, पर एक हम्म। बार आंखों से निकालना था, वो निकाल लिया, लर्न हो गया, वो टेस्ट दे दिया हमने। या ऐसे बीच में एक आध बार उसको पढ़ लो, तो वो आपको लर्न हो जाता है अपने आप ही। लेकिन आपको ना ये कंपलसरी है, आपको वो लिखना जरूर पड़ेगा। अगर आपने इंडियन इको एक बार में ना लिखी नहीं ना, तो आप हम्म। कर नहीं सकते। लिखने से याद जल्दी होता है। तो हम्म। मेरी सलाह यही है, इंडियन इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सबको लिखना जरूर, एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, मतलब। ये चीज ना हम हाँ, भूल चुके हैं, लिखना। तो वो लिखना जरूर आना चाहिए। कॉमर्स वालों, ये तो सब भाई, नॉन मेडिकल वालों, तुम अगर सुन रहे हो तो देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अच्छा यार, एक ये होता है कि बिजनेस स्टडीज ना सारी थ्योरेटिकल है, रट्टा मारना पड़ता है, बच्चे कहते हैं हम्म। यार ये क्या कर रहे हो, तो ये होती ही नहीं बच्चों से, और मतलब काफी कुछ उसमें होता है, दिक्कतें आती है। हाँ तो इसको भी मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करें, या फिर कुछ जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, समथिंग ऐसा कुछ बताओ। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो भी टीचर स्कूल में समझाती है आपको या ट्यूशन पे समझाती है, आप खुद समझते हो, तो उसको ना समझ के किसी आउटसाइड वर्ल्ड में ना रिलेट करने की कोशिश करो उसको। हम्म। जैसे ही आपने उस चीज को कहीं और रिलेट कर लिया ना, भाई यहाँ पे जैसे मेरा फादर का बिजनेस है, तो भाई हम्म। वहां पे भी ऐसे काम चलता है, मार्केटिंग ऐसे करते हैं, वो ये करते हैं, या किसी हम्म। और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिलायंस हो गया, एप्पल हो गया, कुछ भी हो गया। हम्म। जब उस चीज को रिलेट करने लग जाओगे ना, तो वो आधी चीज तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगी, समझ आ हम्म। जाएगी आपको। हम्म। पहला पॉइंट तो होता है समझना, समझ आ हम्म। गया। उसका होता है लर्न करना। तो क्या हम्म। करो, उसके भी नोट्स बनाओ फिर। लिखना तो अच्छा। पड़ेगा, देखो ये तो मैंने पहले भी कहा, लिखना जरूरी है, लिखे हम्म। बिना याद नहीं होएगा।
तो उसको पॉइंट्स बना के उसको लिखो और आपके 1-2 दिन में उसे पढ़ते रहा करो, आपको अपना लर्न हो जाएगा अपने आप ही। अच्छा, एक ही क्वेश्चन होता है जैसे अकाउंट्स में जो होते हैं ना कई सारे क्वेश्चन, या मतलब जो नॉन मेडिकल वाले कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, वो ये होती है कि ना जैसे कई सारे न्यूमेरिकल हैं या फिर बैलेंस शीट होगी, उसको क्या करते हैं, अच्छा सॉल्यूशन ही देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाँ, मैं क्या पूछना हाँ, चाह रहा हूँ। हाँ, तो फिर लिख-लिख के समझ प्रैक्टिस गया। करते नहीं और दिक्कत आती है फिर। तो देखो उसका कुछ इसके सॉल्यूशन दो लिए यार। मैं यही कहूँगा, हाँ, तो जैसे हम मैथ में क्या करते थे, मैथ में हमारा सिलेबस हो चुका था, 3 हुँ, बार हो हुँ। चुका था ट्यूशन पे, हुँ, हुँ। रिवीजन के साथ। हुँ, हुँ। हमारे सैंपल पेपर भी हो चुके थे सारे। हुँ, हमें हुँ। हर एक कांसेप्ट याद था। हुँ। सारे क्वेश्चन हमें आते थे, हमारी स्पीड थी अच्छी, सब कुछ हुँ, हुँ। हमारा परफेक्ट था। तो हम हुँ। क्या करते थे, मान लो हमने सैंपल पेपर लिया, एक हुँ, सैंपल हुँ। उस साल का सैंपल पेपर लिया, उसमें हुँ, 20 हुँ। सैंपल पेपर थे आई थिंक। हुँ। तो उसमें क्या करते थे, भई एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन हुँ। अगर आता है, उसका पीछे सॉल्यूशन देखा, हो गया। हुँ। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता था वो करके देखते थे। इसमें क्या होता था, वो ना हमारा जल्दी कंप्लीट होता था। और हुँ। हम ऐसा पढ़ के आंसर क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हमें हमारी स्पीड भी अच्छी थी मेरी, और हमें कांसेप्ट भी पता था, सब कुछ पता था। इसलिए हम उसे जल्दी कर लेते थे, क्योंकि उसे करने बैठे टाइम लगेगा। हुँ, लेकिन हुँ। अगर आपको ये दिक्कत है भई, मेरी न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकती है, या मेरा टाइम पे नहीं होता, या मैंने लिख के इतनी सारी प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो हुँ। आपको वो करके देखना चाहिए। क्योंकि हुँ। हमने तो 12th के अंदर कम से कम भी 60 से लेके 70 टेस्ट दिए थे हमने ट्यूशन पे अपनी। तब 60 से तो भाई 70 टेस्ट, कम से कम इतने टेस्ट। तो भाई तो हमारी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी थी। हाँ, समझ गया। और प्रैक्टिस तो ऐसे ही बनेगी। अच्छा, इंग्लिश का क्या होता है कि भाई हाँ। कॉमर्स वाले कहते हैं यार हमारी ना अकाउंट्स बहुत बड़ी है, इंग्लिश कैसे करें? ये तो नॉन मेडिकल वालों की भी देखो दिक्कत आती है। इंग्लिश तो मैं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो यही है, पूरे साल ऐश करो, मतलब जो मैंने करा है, पूरे साल तो ऐश करी है। पेपर था, उसमें शायद मेरे को 4 या 5 दिन की छुट्टी मिली थी। हाँ, तो उसमें क्या करते थे हम, यूट्यूब पे गए, समरी किसी पढ़ का ली। भी चैनल खोला, चैप्टर की समरी पढ़ी, अपना क्वेश्चन आंसर देखे हुँ, और अपना हुँ। हो गया छुट्टी बस। लिटरेचर ऐसे करते थे, ग्रामर करते ही नहीं थे। और हुँ, जो भी हमारा मान लो नोटिस हो गया या पैराग्राफ हो गया, कुछ भी हो गया, उसका 1 दिन पहले फॉर्मेट पढ़ लेते थे, कैसा फॉर्मेट है। हुँ, चीज़ हुँ। है, हाँ। बोर्ड एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, 12th में ना, जब भी इंग्लिश की क्लास लगती थी, तो जो मैम समझाती थी ना, वो हुँ, ज़रूर समझते थे मैं। हुँ, मतलब हुँ। मैं हर मोस्टली क्लासेस में समझता ज़रूर था मैं, जो भी समझा रही है मैम। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें क्या होता था, जो चीज़ है ना वो दिमाग में बैठ जाती थी। हुँ, तो जब हुँ। समरी पढ़ते थे, क्योंकि तो पेपर से पहले ही पढ़ते हैं हम तो समरी हमेशा। हाँ, हाँ, हाँ। यूनिट टेस्ट हो गए या एसए हो गए, प्री बोर्ड हो गए, तो उनसे पहले पढ़ ली थी। जब इतनी बार समरी पढ़ ली, तो बोर्ड में भी समरी पढ़ ली, तो अच्छे से हो जाता था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैथ्स का कैसा वो रहा? क्योंकि कॉमर्स विद मैथ्स बच्चे बहुत कम लेते हैं, और जो लेते हैं वो कहते हैं भाई हमारे पास अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है और मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, फिर वो कैसे मैनेज करें हम? मैथ्स ले रखी थी, हाँ, मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। 12th में कॉमर्स विद मैथ ही था। हुँ, तो हुँ। ये सिर्फ एक अफ़वाह है, भई मैथ नहीं हो सकती, अकाउंट्स भी है, बिज़नेस स्टडीज़ भी है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। आराम से हो जाती है, मैथ भी, अकाउंट्स भी, सबके लिए टाइम निकल जाता है। बस निकालना चाहिए आपको टाइम, आप सोच लो भी मेरे को ये करना है, तो आप कर ही हुँ, हुँ। लोगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अच्छा। सबसे आसान तो ना 12th में मेरे को इंटीग्रेशन ही लगता था, उससे आसान लगता ही नहीं था कोई चैप्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब जो कॉमर्स वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो मैं यही पूछना चाहूँगा 11th क्लास वालों के लिए कि क्या 11th क्लास और हुँ। 12th क्लास इंटरकनेक्टेड है? कॉमर्स के लिए मतलब अ अगर आप कह सकते हो, हाँ, इंटरनेटेड है, थोड़ी-सी है, काफ़ी तरीके से इंटीग्रेटेड है। जैसे अकाउंट्स में आपका 11th का बेस रहेगा, हुँ, डेप्रिसिएशन हो गया या और भी हो गया। मतलब जो आपने 11th में करा है ना, वो हुँ, आएगा हुँ, बिल्कुल छोटी-छोटी फॉर्म में ही, मतलब हुँ, वहाँ हुँ, पे 12th के अंदर। वही हुँ, किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गया। हुँ। लेकिन डिपेंडेंस है, आप अगर 12th में अकाउंट्स कर रहे हो, तो आपको 11th की अकाउंट्स आनी चाहिए। आनी चाहिए। मतलब ये कहते हैं ना बच्चे की बैलेंस शीट बनानी होती है ना, तो समथिंग उसकी अंदर टर्म्स यूज़ होती है, डेप्रिसिएशन और लीजर समथिंग ऐसा कुछ। हाँ, हाँ। तो वो आपको उनको जब तक आपको टेक्निकल टर्म्स पता नहीं होगी 12th की, वो हुँ, अकाउंट्स की, तो आप कर नहीं सकते, और टेक्निकल टर्म्स वो हमें 11th तक समझाते हैं। हुँ, तो हुँ। 11th की अकाउंट्स बहुत ज़रूरी है, अगर आपको 12th में अकाउंट्स कॉमर्स लेना है, 12th अच्छा, अकाउंट्स एक करनी है तो। ये और बताओ कि बच्चे अब इस टाइम पे जैसे दिसंबर है, एंड हुँ, होने वाला है, तो इस टाइम पे कौन-सी हाँ। बुक्स प्रेफ़र करें?
अकाउंट्स के लिए एक कोई बुक बता दो जो सबसे बढ़िया हो। जो भी मेरा तो ये, अगर इस टाइम तक आप सबका सिलेबस हो जाना चाहिए, सिलेबस अगर हो गया हो, तो जोन सी बुक से अपने सिलेबस करो, तो क्या करो, उसी बुक में से एक एक चैप्टर उठा लो सबका। मतलब क्या करो, आज है तो आपने सोच लिया भाई कल टेस्ट है, अपने ट्यूशन पे कह दो या खुद ही कह लो भाई कल एक टेस्ट देना है, डेली हर एक चैप्टर का ना आप टेस्ट दो, अपनी बुक में से पढ़ो, और जो भी ट्यूशन टीचर है उससे कह दो भी आप मेरा टेस्ट ले लो। अब वो ट्यूशन टीचर की सिरदर्दी है भाई, वो उस बुक से बनाएगी किसी और बुक से बनाएगी, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप तैयारी करो अपनी बुक से जो आपने पढ़ रखी है। वो होती है ना कि भाई टीएस ग्रेवाल ही पढ़ूंगा मैं, मतलब जैसे हमें कहते हैं आरडी शर्मा अगर पढ़ रखी है तो उसी को ही फॉलो करो, या फिर प्रदीप पढ़ रखे तो उसी को ही फॉलो करो जब तक तुमने पूरे साल पढ़ रखी है, या टीएस ग्रेवाल है या डीके गोयल है। तो उस इस टाइम पे कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए? टीचर तो टेस्ट बनाएगी तो कोई सी बुक से बना सकती है। लेकिन मेरा तो यही है, जो आप बुक कर चुके हो पहले, आप उससे भी कर सकते हो। मान लो मैंने डीके गोयल करी थी, तो मैंने तो पूरे साल ही डीके गोयल करी है, भाई उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए। अगर आपको ये हो मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिए, बहुत बार कर लिए, मेरे को कोई और बुक चाहिए, तो आप टीएस ग्रेवाल ले लो, चाहे अरिहंत के सैंपल पेपर होते हैं उनमें से स्पेसिफिक चैप्टर से क्वेश्चन छांटी कर लो, वो आप पे डिपेंड है, कैसे भी कर सकते हो। और कोई वो स्ट्रेटेजीज होंगी आपकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे मतलब बच्चों को 95 लाने में ज्यादा दिक्कत ना हो आपके अकॉर्डिंग, मतलब कुछ और आपकी तरफ से स्ट्रेटेजीज हो? मैं तो यही कहूंगा भाई, अपनी हर एक चैप्टर के ना कंसेप्ट्स बिल्कुल टिप्स पे रखना। मेन दिक्कत आती है अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको बैलेंस शीट में ना कुछ चीज अमाउंट लिखनी होती है, वो आप लिखना भूल जाते हो। तो आपको उस चीज के ना पहले तो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उस चीज की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, और बकायदा एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आपको ये पता होना चाहिए भाई ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इस पेज के आसपास का क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है। अगर आपकी इस लेवल की प्रैक्टिस होगी तो आपके 95 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। बस शर्त ये है आपके प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, पेपर नहीं छूटना चाहिए आपका। हाँ, पेपर छूटना नहीं चाहिए, मतलब वो प्रैक्टिस से ही होएगा, और सैंपल पेपर की। हाँ अच्छा, नोट्स की जैसे बोर्ड के पेपर में 3 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, तो नोट्स हाँ, कितने मैटर करते हैं या बुक ही मैटर करती है? सबसे ज्यादा मैटर ही नोट्स करते हैं। पूरे साल की आपकी जो मेहनत है वो नोट से ही निकलेगी। आपने जितने भी पूरे साल में नोट्स बना रखे हो, आपको बोर्ड जब छुट्टियां मिलती है कुछ नहीं करना आपको, आपको उठाने अपने वो चैप्टर वाले नोट्स उठाने हैं, उन सब नोट्स को पढ़ते जाना है। वो नोट्स पढ़ लिए आपने, उसके क्या करो, क्वेश्चंस ले लो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहो, आपकी उससे बस प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कंसेप्ट पूरा याद हो जाएगा, तो आराम से कर सकते हो। और एनसीईआरटी पढ़ना, फिर अब ये बता दो, इको के लिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है या नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए? देखो मैं बताऊं तो मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। हाँ ये है, मैंने उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो जरूर करे थे तो मतलब ऑनलाइन। मैंने एनसीईआरटी छोड़ नहीं सकते? एनसीईआरटी की, हाँ नहीं, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, क्योंकि वो मैंने देखा था काफी सारे सैम्पल पेपर्स में ना आए हुए थे क्वेश्चन आंसर्स उसके एनसीईआरटी के, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही पीडीएफ निकाल ली थी एनसीईआरटी बुक्स की, तो हाँ, वहीं से बैक ये एक क्वेश्चंस बहुत कर लिए अच्छा थे। अल्टरनेट दिया कि अगर बुक नहीं खरीद सकते तो ये वो हाँ कर तो लो। ऑनलाइन निकाल लो। एक बात मेरी भी सुन लो अब यार, मतलब जो देख रहे हो, पीवाईक्यूज मत करना छोड़ना। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मत छोड़ना, जो भारती भाई से हमने बात करी, प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार इंग्लिश का अगर मैं खुद कहूँ तो ये क्या सही रहेगा हार्दिक कि बच्चे अगर अब जनवरी से शुरू करें तो लाइन टू लाइन हाँ इंग्लिश पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश पेपर था उसमें क्या हुआ था कि एक लाइन दे दी थी या 2 लाइन दे दी थी, और वो वहां पे हाँ कंफ्यूज हो गए थे कि कौन से चैप्टर से आया था। तो ये क्या हाँ सही हाँ रहेगा इस टाइम पे? हाँ बिल्कुल। अभी आप पहले जनवरी से, अगले साल से पहले दिन से ही आप अपना एक चैप्टर उठा लो, और ये कर लो भी मेरे को 3 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म करना है। हम्म बस उस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ना भी है, उससे बैक क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं उस चैप्टर के, और कोई अगर आप एक्स्ट्रा बुक हो तो वहां से भी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस एक ही चैप्टर कर लो 3 दिन में। मतलब 2 या 3 दिन में एक चैप्टर निकालोगे तो हो जाएगा सिलेबस। ठीक है। हो तो जाएगा भाई आराम से। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा हार्दिक भाई का, और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने उससे पूछूंगा कि हार्दिक भाई, अगर हमारे को फ्यूचर में आपकी जरूरत पड़ी बच्चों के लिए तो क्या आप आना चाहोगे? मतलब ये एक मेरा। अरे बिल्कुल भाई, मैं
बहुत खुश हूँ इस बार भी आके, और आगे कभी मेरी जरूरत पड़ेगी बस एक बार फोन कर देना, उसी टाइम आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत तो वाली भाई बात नहीं है। आपकी कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, कमेंट कर दो, ये आने के लिए तैयार है और हम वीडियो बनाने के लिए तैयार है। इसकी कोई दिक्कत ना लेना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इसी के साथ भाई थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, हमारा आपका थोड़ा सा प्रीशियस टाइम देने के लिए और काफी अरे नहीं, स्ट्रेटेजीज बताने के लिए बच्चों को। तो लास्ट कुछ मोटिवेशनल टिप्स देना चाहोगे बच्चों को कि भाई बच्चों क्या फोड़ दो, आग लगा दो, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा भाई, इस साल तो फोड़ दो कसम से, इस साल ले आओ बढ़िया नंबर, 12th में एक बार बढ़िया नंबर ले आओ, फिर जिंदगी ऐश है उसके बाद, कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसके बाद, 12th में आ जाए बढ़िया नंबर एक बार बस। भाई आग लगानी है मतलब हमने सीधा मेन एजेंडा यही है हमारा, आग लगा दो, फोड़ के रख देना चार पेपर को। और भाई इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी चीज की कॉमर्स से रिलेटेड डाउट है तो हार्दिक भाई हमारे साथ रहेंगे, तो आप ये कमेंट कर देना, हम उनको उसी टाइम पे बुला लेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और यार अब अपना आग लगानी है, ठीक है।